आपने अपने घर के आसपास कई बिजनेसेस देखे होंगे। उस बिजनेस में डेली लाइफ में कई तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। कई तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं मेरे यानी सौरभ पांडे के साथ में। अकाउंट्स में सबसे पहले बेसिक की टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो समझते हैं। सबसे पहला बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग का सिंपल सा मतलब ऐसा होता है, जिस डेट पे जिस टाइम पे इनिशियल लेवल पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझिएगा कि आपके पास, आपके घर के पास में एक दुकान है। उस दुकान में जिस डेट पे आप सामान खरीदने के लिए गए, और उधार में मान लेते हैं सामान खरीदने के लिए गए, आपने उनको बोला कि भैया हम 4 दिन बाद आपको पेमेंट कर देंगे। 4 दिन बाद पेमेंट करने के लिए आप रेडी हुए हैं, और वो दुकानदार तुरंत एक छोटे से कागज में इस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा। इस तरीके से इनिशियल लेवल पे जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस होता है उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। अकाउंट सिस्टमैटिक रूल और डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए, प्रॉपर अकाउंटिंग के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फॉलो करते हुए जो प्रोसेस में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जहां अकाउंटिंग करते हैं उसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंटिंग सिंपल ग्रामर हमको बताता है कि जिस भी वर्ब में अगर आईएनजी लग गया है तो वो एक प्रोसेस है। वैसे ही अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन को लिखने का जो प्रोसेस होता है, जब आप लिखते हैं तो उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटेंसी ये हमको रूल बताता है, सिस्टम्स बताता है, कॉन्सेप्ट्स बताता है और प्रिंसिपल्स बताता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया जाए। नेक्स्ट इसके बाद में होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं वो समझिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। सबसे पहला काम तो यही होगा कि आप पहचाने कि आप काम क्या कर रहे हैं या कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए, एक दुकानदार में ने सामान बेचा, उसकी अलग एंट्री होगी, और सामान खरीदेगा तो अलग एंट्री होगी। अगर वो रेंट पे करेगा, किराए का भुगतान करेगा तो अलग एंट्री पास करेगा, और उसी की जगह पर वेतन या सैलरी का पेमेंट करेगा तो अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। इसी चीज की जब हम बात करते हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। इसके बाद में मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजरिंग मतलब कि इसका मनी मेजरमेंट करना, इसकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आपने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉइज को, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था जिसको आपने पहचाना, तो कितना अमाउंट आपने पे किया है। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, जो भी अमाउंट आपने पे किया है उसका मेजरमेंट करना, उसको कैलकुलेट करना कि किस अमाउंट का ट्रांजैक्शन यहां पर हुआ है। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जो लिखने का प्रोसेस होगा, जो रूल के हिसाब से सिस्टमैटिक वे पे रिकॉर्ड करने का मतलब लिखने का प्रोसेस होगा, उसको हम लोग रिकॉर्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट होता है क्लासिफाइंग। हम लोग अपने अकाउंट्स को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग समराइज क्लासिफाइंग बोलते हैं। अलग अलग हिस्से में बांटने का मतलब ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अलग तरीके से एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर ऐसे क्लासिफाई किया, और उसके बाद भी सब हेड्स में उसको डिवाइड किया होता है। ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आप समझेंगे इस चीज को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करता है। इसके बाद में समराइजिंग की बात करते हैं। समराइजिंग का मतलब इजी वे पे, सही और सटीक तरीके से छोटे फॉर्म पे उसको चेंज करना। मतलब ये समझिए कि आप एक दुकान में गए, उस दुकान के कस्टमर हैं, साल भर में कई बार आप वहां पर जाके ट्रांजैक्शन करेंगे, कई बार जाके सामान भी खरीदेंगे और उसको पेमेंट भी करेंगे। मतलब ये समझिए कि मैं एक अपने घर के पास के दुकान से सामान खरीद रहा हूँ, और हर महीने में 2-3 बार जाके मैं उससे सामान खरीद रहा हूँ। हर बार मैं बोल रहा हूँ कि पेमेंट आपको कुछ दिन बाद कर दूंगा, और महीने में एक बार उसको पेमेंट करता हूँ, महीने की 10 तारीख को उसको पेमेंट करता हूँ मैं। इस कंडीशन पे महीने में 4 बार मैं उसके साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, सामान खरीदने का, एक बार पेमेंट करने का। लास्ट में अगर मैं किसी दिन उसके पास में जाके पूछूं कि भैया मेरा कितना उधार बचा है, तो वो सबको टोटल करके बताएगा ना कि पुराना कितना उधार था, नया कितना है, कितना आपने पेमेंट कर दिया, और अब आपका कितने अकाउंट का बैलेंस बचा है। फॉर एग्जाम्पल 4 बार मैंने सामान खरीदा,
एक बार 1,000 का, एक बार 2,000 का, एक बार 3,000 का और एक बार 4,000 का, टोटल अमाउंट हो गया 10,000 का। मैंने बीच में एक बार जाके उसको 6,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। दोबारा मैं जाके पूछूं कि भैया मेरे अकाउंट का कितना बैलेंस बचा है, तो वो जो मैं जब मेरे को बताएगा, ये समराइज्ड फॉर्म में बताएगा, वो डिटेल पे नहीं बताएगा ना कि एक बार इतना, फिर दोबारा इतना, फिर तीसरी बार ये अमाउंट और चौथी बार का ये अमाउंट है जिसमें से आपने ये पे कर दिया। ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, उसको कई कस्टमर से उसी टाइम पे डील करना होगा। इस वजह से वो तुरंत कैलकुलेट करके बताया कि आपका 4,000 रुपए का बैलेंस बचा है, आप वो पेमेंट कर दीजिए, बस इतना। ये जो छोटे फॉर्म पे हमको बता दे रहे हैं, ये समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल सब लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो साल भर हमने कुछ काम किया होगा, साल भर हमने बिजनेस किया होगा, उस बिजनेस से हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो वो कौन कौन सी लेवल पे किस किस तरीके का फायदा हो रहा है, कौन सा काम करके फायदा हो रहा है, उस चीज को जानना, समझना और कैलकुलेट करना। उसी की जगह पर अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में कौन से एक्टिविटी से लॉस हो रहा है, किस कस्टमर की वजह से लॉस हो रहा है, किस गुड्स की वजह से लॉस हो रहा है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करके या तो उसको बंद कर देना या फिर उसको ऐसे कुछ डिसीजन लेना उस चीज में कि वो आगे चल के प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जो हमारे अकाउंट्स के यूजर होते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज होते हैं, लास्ट फीचर्स होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का सिंपल सा मतलब ऐसा होता है कि हमारे अकाउंटिंग के अलग अलग यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल का मतलब जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हमारे बिजनेस के अंदर के हो, और एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर के हो। इंटरनल में कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो जो ओनर होगा, मालिक होगा, वो बिजनेस का ही है। दूसरा जो मैनेजर होंगे, जो बिजनेस को रन करने के लिए डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होंगे, वो भी इंटरनल होंगे। और तीसरा बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में अपने जितने भी अलग अलग यूजर्स होते हैं उन लोगों के साथ में अपनी जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है उसको डिटेल में शेयर करने की जब हम बात करते हैं तो इसको कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग में दो तरीके के यूजर होते हैं जिसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो भी फाइंडिंग्स होते हैं उसको बताने का काम करते हैं। एक इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर होता है। इंटरनल यूजर में विद इन द बिजनेस जो यूजर होते हैं उसकी हम बात करते हैं। विद इन द बिजनेस कौन होता है, सबसे पहला जो बिजनेस का ओनर होगा, जो मालिक होगा, वो बिजनेस का ही होगा। दूसरा मैनेजर, वो भी हमारे बिजनेस के ही है, डायरेक्ट रिलेटेड है, वही डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी इंटरनल यूजर है। और कई बार इंप्लॉइज या वर्कर्स को भी इंटरनल यूजर के अंदर पे रखा जाता है। इंप्लॉइज या वर्कर जो हमारे बिजनेस के ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए रेगुलर काम कर रहे हैं, वो भी बिजनेस के इंटरनल यूजर है। इन सभी को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। दूसरा, इसी की जगह पर एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल यूजर में जो आउटसाइड द बिजनेस हो। आउटसाइड द बिजनेस का मतलब क्या होगा, बाहर वाले, जैसे बैंक जिससे आप लोन ले रहे हैं, बिजनेस के इंटरेस्ट तो है उस पर, उसको आपके बिजनेस से इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो आपके यहाँ पर डिसीजन मेकर या फिर डायरेक्ट एक्टिविटी पे इन्वॉल्व नहीं है। उसी की जगह पर आपका जो कस्टमर होगा उसको भी आपके बिजनेस से लेना देना तो है, लेकिन आपके बिजनेस से डायरेक्ट उसको इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स चाहिए, और आपके यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है वो लीगल बिजनेस हो रहा है, इन चीजों पर ही उनका फोकस होता है। बाकी आपके डे टू डे बिजनेस पे उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके के कुछ पार्टीज होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जिसमें आपके सप्लायर्स भी आ सकते हैं। सप्लायर्स मतलब जो आपको गुड्स बेच रहे हो, उनका भी इंटरेस्ट आपके साथ में बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप उन्हीं के ही, वो उनके बेचे हुए सामान ही तो बेच रहे हैं। तो उनको ये देखना होगा ना कि फ्यूचर में उनका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपने क्रेडिट में उनसे सामान खरीदा है तो आप पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इन चीजों को देखने के लिए जो सप्लायर है वो भी आपके बिजनेस का यूजर होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सबसे पहला तो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। अकाउंट को रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात होती है। एक सिंपल सा प्रोसेस ये समझिएगा, हमने पहला ही पॉइंट ये समझा था कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और डिटेल में अपने पास में उसको मेंटेन करके रखा जाता है। तो पहला ही काम था, इसका एम था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और जो आगे के लिए
लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास में वो बना रहे। दूसरा होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। एक बिजनेस का स्टार्ट करने के साथ ही एम यही होता है। आपने कभी सुना है कि कोई एक बिजनेस चालू होगा और वो सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में चल के लॉस अर्न करूंगा या मेरे को अपने पैसे डुबाने हैं, इस एम के साथ में तो कोई बिजनेस नहीं करता है। तो बिजनेस का मेन एम ही होता है कि प्रॉफिट मेकिंग, और बिजनेस के ऑपरेशन से, बिजनेस के एक्टिविटीज को आपको क्या फायदा या नुकसान हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग को यूज किया जाता है। इसलिए अकाउंटिंग में प्रॉफिट क्या हो रही है हमारे बिजनेस की, उसको निकालने के लिए भी अकाउंट का यूज होता है। इन केस अगर लॉस मेकिंग है बिजनेस, तो किन रीजन से लॉस हो रहा है वो भी हमको अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस मींस बिजनेस के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मतलब कितना उसको पेमेंट करना है, और एसेट्स मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज कितनी है। इन चीजों के बारे में भी हमको अकाउंटिंग से ही सिस्टमैटिक वे पे रिकॉर्ड करेंगे तभी पता चलेगा। आप खुद सोचिए कि आपने एक बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस के लिए आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 100 कुर्सियां खरीदी आपने, आपने एक बिल्डिंग खरीदा, आपने कुछ टेबल्स खरीदे, आपने कुछ मशीनरी खरीदे, कुछ एसी खरीदा, ऐसा कुछ सामान लेके आप अपना बिजनेस चालू किए। अब इस बिजनेस का लास्ट में क्या पोजीशन है वो कहां से आपको पता चलेगा? आपके पास में कितनी कुर्सियां थी, कितने टेबल्स है, कितने बिल्डिंग है, कितने एसी है, कितने चेयर्स हैं। इन सभी चीजों के बारे में जहां डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपकी अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग का यूज आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और साथ ही साथ आपका कैपिटल कितना है, मतलब आपने बिजनेस चालू करने के लिए कितना पैसा लगाया था, ये भी यहीं पता चलेगा। और उसके अलावा आपने कोई अगर बैंक लोन लेके रखा है तो उसका क्या अमाउंट है, ये सारी चीजें भी यहीं पर पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की बात करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट की बात होती है। मैनेजमेंट को भी मदद करता है, मैनेजमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है समझिएगा। एक बिजनेस का मैनेजर आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए रेगुलर बेसिस में डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, लेकिन पास्ट में पहले क्या क्या चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में पता करने के लिए उसको पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? अकाउंटिंग में मिलेगा। इसीलिए मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के लिए भी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की जरूरत पड़ती है कि पास्ट में जो हुआ है आगे चल के उन चीजों से जिन वजह से हमको लॉस हो रहा हो वो दोबारा रिपीट ना हो। इन चीजों के लिए मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। लास्ट, सेकंड लास्ट है आपके जो अकाउंटिंग के यूजर होते हैं। अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसके बारे में पढ़ा था। अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं उनको उनके जरूरत की इंफॉर्मेशन मिल जाए। कौन कौन थे? ओनर था, ओनर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट हो रही है कि नहीं कहां पता चलेगा? अकाउंटिंग में पता चलेगा। मैनेजमेंट को क्या देखना है? बिजनेस सही से चले, बिजनेस में सही डिसीजन हो और फ्यूचर में ग्रोथ करे। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी। पास्ट डेटा यहीं से मिल रहा है। अकाउंटिंग के यूजर कौन थे? हमारे एम्प्लॉइज या वर्कर थे। वर्कर क्या देखना चाहेगा? वो ये देखना चाहेगा कि उसको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, तो बिजनेस के प्रॉफिट के हिसाब से सही प्रपोर्शन पे मिल रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रख ले रहा है और अपने एम्प्लॉइज को कुछ कम पेमेंट कर रहा है, कम सैलरी पे कर रहा है। इन चीजों को देखने के लिए एम्प्लॉइज भी आपके इंटरनल यूजर होते हैं, तो इंटरनल यूजर्स के लिए यूजफुल है। एक्सटर्नल के लिए कैसे ये यूजफुल होगा? तो एक्सटर्नल में थे हमारे सबसे पहले तो जो लोन आपको प्रोवाइड करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक्स है। बैंक अगर आपको लोन देगा तो उसका सबसे पहला इंटरेस्ट तो यही होगा ना कि आप उसके पैसे वापस कर पाओगे कि नहीं। और इस चीज को पता करने के लिए वो आपके पास में आएगा, देखेगा, पूछेगा कि आपका बिजनेस क्या है, कैसा बिजनेस है, कितनी प्रॉफिट हो रही है। इन चीजों के बारे में जब वो पूछेगा आप उसको बताएंगे तो या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से ही उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा ना कि हाँ सच में ये 5 साल 6 साल या 10 साल से जो आप बता रहे हो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक करने के लिए पास्ट के रिकॉर्ड चेक करेगा, तो अकाउंट से ही इसकी इंफॉर्मेशन होगी। एक्सटर्नल यूजर थी आपकी गवर्नमेंट, सरकार। सरकार को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? आपसे टैक्स चाहिए। और दूसरा, आप लीगल बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस चीज को देखेगी। टैक्स के लिए आपके प्रॉफिट की जरूरत होगी, जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उस हिसाब से टैक्स पे करोगे। तो प्रॉफिट भी आपको पता चल रही है अकाउंटिंग से, तो अकाउंटिंग के यूजर गवर्नमेंट भी हो गए। आपके अकाउंटिंग का प्रॉफिट देख के वो अपने टैक्स का कैलकुलेशन करेगी।
दूसरी चीज, आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसका डे टू डे ट्रांजेक्शन जहां रिकॉर्ड कर रहे हो, जो जो काम कर रहे हो उन चीजों को रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग को पूरे तरीके से पढ़ के ये भी पता चल जाएगा कि आप लीगल बिजनेस कर रहे हो या इलीगल बिजनेस कर रहे हो। इस वजह से जो एक्सटर्नल यूजर गवर्नमेंट है उसके लिए भी आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो यूजफुल होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस की एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया कि आपके बिजनेस में 100 कुर्सियां थी। अब ये 100 कुर्सी आपके पास में बची हुई है लास्ट में कि नहीं बची है, कुछ चोरी हो गई, कुछ डैमेज हो गई, इन चीजों का पता कैसे चलेगा? तो आप इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप हो सकता है सभी चेयर्स में एक स्टिकर लगा दिए हो, नंबरिंग कर दिए हो 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 100 तक आपने उसका नंबरिंग कर दिया है। और ये नंबरिंग से अब आप देख लेंगे कि जो 10th नंबर की चेयर है उसका एक जो पैर है वो डैमेज हो चुका है, जो 75 नंबर का चेयर है उसका जो बैक साइड है वो डैमेज हो चुका है। तो ये दोनों को साइड कर देंगे। अकाउंटिंग में प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी कि कौन सा डैमेज हो गया, कौन सा खराब हो गया, जो बचे हैं तो उनकी क्या वैल्यू बची है। इस तरीके की चीजें आपके लिए यूजफुल होंगी।